नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। लंबी प्रतीक्षा के बाद राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक आज जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में बुलाई गई। 12वी पासून पुढे 12वी असेल तर त्याला 6,000 रुपये, डिप्लोमा असेल तर 8,000 रुपये, डिग्री असेल तर 10,000 रुपये मिळतील। त्याच्यामध्ये ही अप्रेंटिसशिपच्या पेक्षा वेगळी योजना असल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड आणि ESS त्याच्यामध्ये नाही, त्यामुळे ठोक मानधन त्याच्यामध्ये मिळेल। ते मानधन मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही आस्थापनेने द्यायचं नाही, आस्थापनेने त्याचं काम करून द्यायचं, तर प्रशिक्षण द्यायचं। आता अशा कुठल्याही स्कीममध्ये त्यांना तर योग्य वाटतं, सरकारी नोकऱ्या सोडून सरकारी नोकऱ्याला बॅकवर्ड एंट्रीस्ट आहे, त्याला परीक्षेच्या वापर द्यायला लागतो। एखाद्या इंडस्ट्रीला जसं CAकडे पाठवायचं, शेअर मध्ये काम करणाऱ्या ज्या एजन्सीज त्यांच्यामध्ये पाठवायचं, डॉक्टर्सकडे पाठवायची, मोठी जी सर्च एका अर्थाने कलेक्टरने करायचं आहे, आवाहन करायचं आहे की तुम्ही 6 महिन्यासाठी अशा प्रकारे तुमच्या ऑफिसमध्ये प्रशिक्षणासाठी माणसं घ्या। पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता के तहत हुई इस बैठक में अमरावती जिले के सभी विधायक तथा गैर सरकारी सदस्यों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। DPDC की इस बैठक में निधि के बंटवारे को लेकर काफी गहमागहमी हुई और तिवसा की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर महिला विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कलेक्टर साहेबांना देखील त्या ठिकाणी त्रास होतो, प्रत्येक आंदोलनाला त्या DPOचा त्रास होतोय आणि का रिलीज का नाही करत आहेत पैसे? तुम्ही बघा, आणि यांनी एक पुस्तक दिलं, हे पुस्तक आपण म्हटलंय इतिवृत्त अस्पष्ट, कुठे खर्च किती 0-0, हे बघा 0-0 23-24 पेज नंबर 33। आकडे बघा मॅडम, आकडे घेऊन नाही करते कलेक्टर साहेब, आकडे तुम्हाला काय त्रास होतो तो सांगा तुम्ही। मॅडम ते आकडे तुम्ही पाहून घ्या। आणि कलेक्टर सारखा IAS अधिकारी त्या ठिकाणी त्या भस्के सोबत डील नाही करू शकत, त्रास होत नाही झाला त्या व्यक्तीला पण बॅकअप कोण देते? कोण देतं बॅकअप? अध्यक्ष महोदय, माझा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की डिपो आजपणा 6 जेव्हापासून जॉईन झाले तेव्हापासून किती वेळा हात लावते अमरावती डिपोची मिटिंग आहे? आज 11:30 वाजता जॉईन होतं साहेब, कशाला मिटिंग देतात? डिपोला मिटिंग देऊन देतात। मी सांगते सर, माझ्या मतदारसंघामध्ये 14 मार्चला 50 कोटी आले साहेब। इस समय अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के तथा मोर्शी के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने भी निधि के बंटवारे को लेकर हो रहे भेदभाव के संदर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तुम्ही बैठक उत्तर हवं की भाषण करायचं? उत्तर हवं की भाषण करायचं? भाषण करा, जो तुम्हाला वेळ आहे। मी त्याला विचारतोय ना, मी त्याला स्पेसिफिक तुमच्या विषयामध्ये विचारतोय। तुम्ही 2 महिन्यातून 4 महिन्यातून पहिल्यांदा आले, तरी तुम्ही सगळे आमच्याकडे समजून घ्या, आम्ही कुठलं मानस कोणाकडे तुम्ही ऐकून घ्या। 2.5 महिन्याच्या लोकसभेच्या आचारसंहितेच्या काळात सुद्धा मंडळात जात आहे, फॉलो काही नाही करत। नंतर एक खासदारांकडून देखील ते मध्ये सुटून तर आरोप केलाय, आरोप केलेला आहे, आरोप अरे बाबा, आमदार म्हणून काहीतरी ते टाइमटेबल समजून घ्या की 2.5 महिने, त्यावेळेला लोकसभेचा कालावधी जास्त राहिला, लोकसभेच्या कालावधीमध्ये ती आचारसंहिता होती, आढावा बैठक सुद्धा मंत्रालयात जाता येत नाही, लगेच कोणी शूटिंग केलं तर त्याच्यावर ऍक्शन होते, महिन्यावर आपलं अधिवेशन झालं। वहीं एक मौका ऐसा भी बना जब बडनेरा के निर्दलीय विधायक रवि राणा और तिवसा की कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर के बीच कुछ हद तक तनाव वाली स्थिति बनी। आणि या गावात निघालो
धन्यवाद दिलंय. अतिशय महत्वाची बोलायची. माझ्या विषयाला आले आहे, तुम्ही बोला, मी पण बोलतो. आम्ही चालणार आहे. पण बोलू शकतो आणि आम्ही पण खूप बोलू शकतो. अमरावती जिले में विगत 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी सहित संतरा बागानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही सततधार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर इस समय अपर वर्धा बांध में जलस्तर 340.97 मीटर तक जा पहुंचा है और बांध में इस वक्त तक 77.02% जल संग्रहण हो चुका है। बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि कल सुबह 10 बजे अपर वर्धा बांध के 3 दरवाजों को 20 सेंटीमीटर तक खोला जाएगा तथा वर्धा नदी में प्रति सेकंड 94 घन मीटर पानी की जल निकासी की जाएगी। इस बात के मद्देनजर प्रकल्प के अधिकारियों द्वारा वर्धा नदी के किनारे बसे गांवों हेतु सतर्कता के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में अब बंदीजनों को अपने बैरकों में प्रवेश करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक बैरक के मुख्य प्रवेश द्वार पर बायोमेट्रिक प्रणाली लगाई जाएगी, जिसमें कैदियों की इनकमिंग व आउटगोइंग को दर्ज किया जाएगा। समूचे राज्य में यह पद्धति अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में यह पद्धति राज्य के 9 सेंट्रल जेल में लागू की जाएगी, जिसमें अमरावती सेंट्रल जेल का समावेश है। इस बारे में जानकारी देते हुए अमरावती सेंट्रल जेल की अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि ने बताया कि कारागार में कुल जरूरत की तुलना में आधे मनुष्यबल के भरोसे काम चल रहा है और कैदियों की संख्या लगभग 2 गुनी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अमरावती सेंट्रल जेल की अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि ने बताया कि कारागार में कुल जरूरत की तुलना में मनुष्यबल काफी कम है, वहीं कैदियों की संख्या काफी अधिक है, जिसके चलते कारागार में सुरक्षा से संबंधित प्रश्न निर्माण हुआ है और कई बार कैदियों के पास मोबाइल, गांजा, दारू व अन्य मादक पदार्थ भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि कारागार प्रशासन ने जिस बैरक में कैदी बंद रहेगा उसी बैरक में उसे आने जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है और कोई भी कैदी किसी अन्य बैरक में प्रवेश नहीं करेगा। इसे अनिवार्य तौर पर अमल में लाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लगाई जा रही है। मूलतः अकोला से वास्ता रखने वाली अंजलि गोपनारायण नामक युवती दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित हॉस्टल में रहकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी की परीक्षाओं में 3 बार असफल रहने और लगातार खर्च बढ़ते रहने के चलते निराशा का शिकार होकर अंजलि गोपनारायण ने विगत दिनों दिल्ली स्थित अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। अंजलि गोपनारायण द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट में कहा गया है कि पीजी और हॉस्टल वाले विद्यार्थियों के साथ लगभग लूट मचाकर रखे हुए हैं। पता चला है कि 25 वर्षीय अंजलि गोपनारायण ने विगत 21 जुलाई को आत्महत्या की थी, लेकिन यह मामला उस समय प्रसार माध्यमों में नहीं आया था और अब कहीं जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है। अंजलि के पिता महाराष्ट्र पुलिस दल में सहायक सब इंस्पेक्टर है। 23 जुलाई को अंजलि का शव अकोला लाया गया था। वहीं यह भी पता चला है कि कल 5 अगस्त को अंजलि हॉस्टल छोड़कर अकोला आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। बुल्ढाना के चिखली शहर अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 10 में रहने वाले 8 वर्षीय जैद खान कुरैशी नामक बच्चे की घट सर्प के संक्रमण की वजह से मौत हो जाने की घटना कल शनिवार को घटित हुई। इस बच्चे को इलाज हेतु निजी बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया था, परंतु संक्रमण का असर कम नहीं होने के चलते उसे बुल्ढाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे अकोला रेफर किया गया, लेकिन इसके बावजूद जैद खान की जान नहीं बचाई जा सकी। बुल्ढाना जिले में कल शनिवार 3 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत अवैध गर्भलिंग निदान करने के मामले में सोनोग्राफी केंद्र को ताला लगाया गया। साथ ही इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जबरदस्त गोपनीयता बरती जा रही है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई मेहकर शहर के पवनसुत नगर स्थित एक व्यापारिक संकुल में की गई, जहाँ किराए की जगह पर अवैध सोनोग्राफी केंद्र चल रहा था। वर्धा जिले की कारंजा तहसील अंतर्गत नरसिंहपुर में गोमाजी मानकर नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग पशुपालक की भालू द्वारा किए गए हमले में मौत हो गई। बुल्ढाना जिले में इस समय जहां एक और पहले ही बाघ को लेकर भय का माहौल है, वहीं भालू द्वारा किए गए हमले के चलते वन्य प्राणियों को लेकर वर्धा जिले में जबरदस्त दहशत देखी जा रही है। अकोला शहर में शिवनी शिविर के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 से मुंबई की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसने बालापुर से नागपुर की ओर जा रहे बोलेरो वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे के चलते बोलेरो वाहन में सवार 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से शेख सऊद नामक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को महामार्ग पुलिस ने तुरंत ही इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। MIDC पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है।